जिनपिंग की अभी हालत ऐसी है कि काने को काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे से पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। जापान ने अपने डिफेंस रिपोर्ट में ताइवान और भारत का नाम क्यों लिया? तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी परिस्थिति में जब चीन के साथ तनाव और जंग का माहौल बन रहा है, तब रूस ने आखिर भारत को कौन से रहस्यमयी लड़ाकू विमान देने का ऑफर दे दिया है। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो न सिर्फ नया है बल्कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है दुनिया के बाकी देशों को। और क्या है इसकी खासियत और इसका नाम चेकमेट क्यों दिया गया है? क्या सचमुच ये युद्ध की पूरी दिशा बदल देगा? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर ये जो मैप देख रहे हैं आप, और ये है दक्षिण चीन सागर का वो हिस्सा जहाँ पे चीन सबसे बड़ा विलेन बनकर बैठा हुआ है। अब ऐसा है कि जिनपिंग ने सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के बाद खुद को घोषित कर दिया कि ये आजीवन नेता बने रहेंगे। आजीवन नेता बने रहने के ठीक घोषणा के बाद से ही सिर मुड़ाते ही जिनपिंग के सर पे ओले पड़ने शुरू हो गए। एक तो चीन में महामारी ने घेर लिया। भले चीन ने इस महामारी को दूसरे देश के लिए बनाया हो, लेकिन शुरुआती दिनों में हानि तो उसके देशवासियों को भी हुई। इसके अलावे जिस रणनीति पे जिनपिंग चल रहा है, एक के बाद एक इस पूरे इलाके में अपने दुश्मन खड़ा कर रहा है। भारत के साथ जो काफी बड़ा व्यापार चलता था चीन का, वो व्यापार भी अब ढुमुल वाली स्थिति में पहुंच गया है। पूरी तरीके से बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से एप्लीकेशंस बंद किए, भारत से चीन के साथ कई व्यापारों को सीमित किया, उसका असर तो कहीं न कहीं चीन की अर्थव्यवस्था में भी दिख रहा है। इसके अलावे चीन के लिए सबसे बड़ी हानि की बात यह है कि दुनिया भर में चीन बुरी तरीके से बदनाम हो गया। और ये सब कुछ हुआ तब जब जिनपिंग शासन में थे और अपने आप को चीन का सर्वोपरि नेता घोषित कर रखा है। तो चीन के अंदर निगेटिव छवि तो जिनपिंग की बननी ही थी। अब जिनपिंग अपनी इस निगेटिव छवि को एक झटके में ठीक कर सकता है और एक झटके में वो विलेन से हीरो बन सकता है, कम से कम अपने देश में, और वो है ताइवान को कब्जा करके। इसलिए कहा यह जा रहा है कि जल्द ही ताइवान पर चीन हमला करेगा ताकि जिनपिंग की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। पर अगर ताइवान पर हमला करता है और ताइवान को यहाँ कब्जे में ले लेता है चीन, तो इसका अगला निशाना कौन बनेगा? इस ईस्ट चाइना सी में कोई भी नहीं बच जाएगा सिवाय जापान के, और जापान पर उसके बाद इसका हमला होगा। अभी ही जापान के कई द्वीपों को चीन अपना बताता है, उसके जल क्षेत्र में घुसाता है। पर अब परिस्थितियों को देखते हुए जापान भी तैयार हो रहा है चीन के साथ लड़ने के लिए। इसका उदाहरण हमने देखा है, जापान के कई मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि अगर ताइवान के साथ लड़ाई होती है तो जापान आगे आएगा। और आपको बता दें, कई ऐसे आर्टिकल आप देखेंगे जिसमें इस बात की चर्चा हो रही है कि इस इलाके में जापान और अमेरिका मिलकर सीक्रेट युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये ऐसे युद्धाभ्यास है जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा है कि कितनी की संख्या में है, कितने हैं और कौन कौन सी चीजें इस युद्धाभ्यास में भाग ले रही हैं। संभवतः जापान और अमेरिका की तैयारी पुरजोर है, लेकिन अब जो जापान ने अपने डिफेंस रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखा है, तो इससे सबसे ज्यादा चिढ़ गया है चीन और सहम भी गया है, क्योंकि इस डिफेंस रिपोर्ट में जापान ने न सिर्फ ताइवान की बात की है बल्कि भारत की भी बात की है। हम आपको बता दें, ताइवान के लिए जापान के क्या व्यू हैं, ये तो उन्होंने ओपनली सबके सामने रख दिया है कि जिस तरीके से ताइवान को कब्जाना चाहता है चीन, इसका बुरा असर पड़ेगा जापान पर और जापान ताइवान को बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन इसमें बड़ा खुलासा भारत को लेकर है। भारत को लेकर जापान ने ये बताया है कि मालाबार एक्सरसाइज जो हुई, वो एक्सरसाइज होना बेहद जरूरी था, खासकर जापान की सुरक्षा के लिए। आपको बता दें, भारत और जापान के बीच मालाबार एक्सरसाइज इस एरिया में हुआ था जिसका चीन ने विरोध भी किया था। पर साथ ही साथ जापान ने ये भी कहा है कि भारत
भारत हमारा प्रमुख सहयोगी होगा, खास तौर पे डिफेंस के क्षेत्र में, इसलिए हम अपने रिश्तों को और भी आगे बढ़ाएंगे। ये जान लें कि जापान अंडमान निकोबार इलाके में भी बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। जाहिर तौर पर ये सारी तैयारी चल रही है चीन को घेरने के लिए। पर इस डिफेंस रिपोर्ट से चीन बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। चीन को ऐसा लग रहा है जैसे कि क्वाड देश अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और साथ में ताइवान मुद्दे को भी ला रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में अगला अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का जगह बनने वाला है तो ये बनने वाला है ईस्ट चाइना सी। अब जरा बात करते हैं उस रहस्यमयी लड़ाकू विमान के बारे में जो रूस भारत को ऑफर कर रहा है। पिछले 10 सालों से रूस भारत को मिग 35 बेचना चाह रहा है। मिग 35 जो कि मिग 29 का अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा एडवांस इंजन है, रडार है जो मिग 29 से ज्यादा अच्छा है। फिर भी 2007 से मिग 35 को बेचने के लिए एरो इंडिया शो में भी 2007 में रूस लेकर आया था, पर भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारत 126 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है जिसके लिए रूस ने मिग 35 को ऑफर किया, पर भारत ने मिग 35 को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद रूस ने सुखोई 35 को ऑफर किया पर वो भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन पिछले ही हफ्ते रूस का सबसे बड़ा एरो स्पेस एक्सपो हुआ। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एरो इंडिया शो हुआ था वैसा ही रूस का हुआ और रूस ने एक नया रहस्यमयी लड़ाकू जहाज भारत को बेचने का ऑफर किया। रूस की कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। इन्होंने एक टीजर वीडियो जारी किया है और इस टीजर वीडियो में एक नया लड़ाकू विमान है। अब इस वीडियो में क्या दिखाया गया है? इस वीडियो में दिखाया गया है कि 4 देश हैं, यूएई, इंडिया, वियतनाम और अर्जेंटीना। ये एक नए लड़ाकू जहाज का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय पायलट शतरंज खेल रहा है तभी उसके पास मैसेज आता है कि यह आ रहा है। 35 सेकंड के वीडियो में मात्र 2 बार एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है, जिसमें एक बार इसे समुद्र के ऊपर उड़ते दिखाया गया है तो दूसरी बार इसे पानी के ऊपर उड़ते दिखाया गया है। वैसे विंग डिजाइन और ऊपर की डिजाइन को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये मिग 35 से मिलता जुलता है, पर कहा यह जा रहा है कि वर्षों से ये कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो सिंगल इंजन का है, लाइट वेट है और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टील्थ फाइटर जेट है। अब इसके बारे में जो कंपनी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल नए तरह का मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और कंपनी ने ये कहा कि हमने इसे बनाया है अपने देश के लिए, लेकिन बेहद खास देशों को हम इसे देंगे जो हमारे क्लोज हैं। कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट का वजन होगा 18 टन और इसकी स्पीड होगी 2 मैक की स्पीड, यानी ध्वनि से 2 गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाबाजियां खाने में ये माहिर होगा। इसका इंजन सुपर पावर है और ये माना जा रहा है ये लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 को जबरदस्त टक्कर देगा। अभी इस लड़ाकू विमान को चेकमेट के नाम से बुलाया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ताइवान के समर्थन में सामने आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।